विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि वोल्टा नियमन क्या है और जेनर डायोड के उपयोग करते हुए किस प्रकार से वोल्टा मल्टीप्लायर सर्किट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले वोल्टा नियमन क्या चीज़ है कि जब हम निर्गत दिष्ट वोल्टा, हम जानते हैं लोड धारा और निवेशी वोल्टा पर निर्भर करती है। जब लोड धारा बदलती है या निवेशी वोल्टा बदलती है तो निर्गत दिष्ट वोल्टा में भी परिवर्तन होते हैं और हम चाहते हैं कि निर्गत दिष्ट वोल्टा एक नियत स्तर पे बनी रहे और इसके लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब कि आउटपुट वोल्टेज का स्तर वही बना रहे, चाहे हम इनपुट वोल्टा बदलें, चाहे हम लोड धारा बदलें, तो मान हमारे पास आउटपुट वोल्टा का नहीं बदलना चाहिए और इसे ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। और इसके लिए एक विशेष प्रकार के सर्किट बनाए जाते हैं जिसके लिए जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। और वोल्टा नियमन नापा किससे जाता है, एक राशि से जिसको हमने वोल्टेज रेगुलेशन नाम दिया था और इसे हमने पहले भी परिभाषित किया है दिष्टकारी परिपथ में कि ये क्या किसके द्वारा दिया जाता है, प्रतिशत वोल्टा नियमन वी लोड नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड के द्वारा। और अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा किया जाता है। वी नो लोड क्या है, जबकि आउटपुट पर वोल्टेज जबकि आपके पास कोई भी लोड परिपथ में नहीं लगाया गया है, और वी फुल लोड जब लोड परिपथ में लगाया गया है तब कितना आउटपुट वोल्टा का मान है। तो उन दोनों का अंतर पर यह निर्भर है। तो अगर अंतर ज़्यादा है तो वोल्टा नियमन क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब अच्छे वोल्टा नियमन के लिए ये मान बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर हम ये कहें कि जितना कम मान होगा प्रतिशत वोल्टा नियमन का उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। अब हमने देखा कि इसके लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं, डायोड, जेनर डायोड। और क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इसके IV अभिलाक्षणिकों का हमने अध्ययन किया था तो हमने ये देखा था कि अग्रबायस के तो अभिलाक्षणिक हमें वैसे ही मिलते हैं जैसे सामान्य डायोड के होते हैं कि वोल्टा बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है मिली एम्पेयर में। और अब हम जब पश्च बायस की बात करते हैं तब बेसिकली जेनर डायोड और पीएन संधि डायोड का अंतर आता है। तो जेनर डायोड में क्या होता है कि जब हम वोल्टेज एक नियत वोल्टा से कम होती है तो धारा का मान बहुत कम होता है, लेकिन एक नियत वोल्टा आते ही, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनर वोल्टा कहते हैं, धारा एकदम से शूट कर जाती है। तो हम यहाँ इस प्रभाव को हम क्या नाम देते हैं, जेनर भंजन लेते हैं। और इस भंजन क्षेत्र में जो डायोड काम करते हैं वो जेनर डायोड कहलाते हैं। और इस जेनर डायोड की इसका मतलब खासियत क्या है कि अगर वोल्टा एक नियत वोल्टा VZ से, जिसे हम जेनर वोल्टा कह रहे हैं यहाँ पर, उस जेनर वोल्टा से कम है तो धारा बहुत कम बहेगी, और या फिर हम ये कहें कि डायोड प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर धारा एक नियत, अगर वोल्टा जो है इनपुट वोल्टा परिपथ पे जो लगाई जा रही है वो जेनर वोल्टा के बराबर हो जाती है तो उस स्थिति में धारा शूट कर जाती है, धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस रीजन में धारा तो बढ़ रही है लेकिन वोल्टा अपने नियत मान पे लगभग बनी रहती है। और इसी गुण का उपयोग किसमें किया जाता है, इस वोल्टेज स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए बैंड संरचना का उपयोग करते हैं हम, कि जैसे ये पीएन संधि डायोड है, क्योंकि पीएन संधि डायोड की ही एक विशिष्ट परिस्थिति है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जेनर डायोड नाम दे रहे हैं। तो ये जो पी टाइप का अर्धचालक है और इधर हमने क्या दिखाया है, एन टाइप का अर्धचालक। तो जब जेनर वोल्टा आती है तब उस स्थिति में पी टाइप का जो अर्धचालक है उसका जो वैलेंस बैंड है, उसका जो संयोजी बैंड है, वो एन टाइप के अर्धचालक के कंडक्शन बैंड के सामने आ जाता है। और इस सामने आने से आपके पास अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सुरंगन प्रभाव के द्वारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मिल जाते हैं, जिससे आसानी से चालन होता है और धारा क्या कर जाती है, शूट कर जाती है। यानी इस स्थिति में जो बैरियर है मेरा, पोटेंशियल बैरियर, जो ECP और ECN का अंतर है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो बैरियर बहुत अधिक बढ़ चुका है और इतना अधिक बढ़ा कि वैलेंस बैंड पी टाइप का कंडक्शन बैंड के, एन टाइप के कंडक्शन बैंड के सामने आ गया और सुरंगन प्रभाव होने लग गया और इस कारण धारा बढ़ती है। और इसको हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि इसका मतलब ये पश्च वोल्टा इतनी अधिक हो जाती है इस स्थिति में कि आपके पास अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जर्मेनियम का, उसमें से आपके संयोजी जो स्तर में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं और धारा क्या कर जाती है, शूट कर जाती है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये जो भंजन है एक निश्चित वोल्टा पर होता है और उसे हम जेनर वोल्टा कहते हैं। और इस जेनर प्रभाग में धारा बढ़ने पर वोल्टा में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन धारा को हम डायोड की एक सुरक्षित कार्य प्रणाली के लिए, जेनर डायोड हमारा खराब नहीं हो, उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जो जेनर धारा का मान है एक सुरक्षित धारा
अधिकतम धारा से अधिक नहीं होना चाहिए, और हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, उस मैक्सिमम धारा का सिर्फ 20% ही हम उस जेनर धारा का मान देते हैं। अब इस जेनर डायोड का उपयोग करते हुए हम वोल्टेज रेगुलेशन करते कैसे हैं, इसको समझने के लिए यहाँ एक सर्किट मैंने बनाया है। यहाँ एक प्रतिरोध इनपुट वोल्टेज आ रही है जो कि आपके पास AC है। अब यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ये जेनर डायोड है यहाँ पर लगा हुआ। जब ये काम करेगा तो ये दिष्टकरण भी करेगा और वोल्टेज स्थिरीकरण भी करेगा। तो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है और इसके पैरेलल में एक लोड हमने लगाया है, और इस लोड के पर ही हम क्या नाप रहे हैं, आउटपुट, वो नापन किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट मापी जा रही है V0 ये मेरी क्या बनी रहे, नियत बनी रहे। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर VI का मान VZ से कम है तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टा आएगी, क्योंकि उस स्थिति में जेनर काम नहीं करेगा, तो जो धारा बहेगी वो RS और RL में से होके बहेगी। तो V0 का मान IRL हो जाएगा। I का मान है VM/VS प्लस RS, यानी I = V/RS प्लस RL है, और वोल्टा निकालने के लिए हमने इसको RL से गुणा कर दिया है। अब स्थिरीकरण की क्या प्रतिबंध है कि वोल्टेज, जेनर वोल्टेज वोल्टा का नियमन करेगा, उसके लिए हम 2 प्रतिबंधों की बात करते हैं। तो पहला प्रतिबंध मेरा क्या है कि इनपुट जो वोल्टा है वो जेनर वोल्टा के मान के या तो बराबर हो या उससे अधिक हो। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि VI का मान > VZ होता है, उस स्थिति में निवेशी वोल्टा में परिवर्तन होने पर जो जेनर धारा अगर बढ़ती या घटती है तो उसी के बराबर और विपरीत परिवर्तन किस में होते हैं, जेनर की वोल्टा या धारा पर हो जाते हैं, जिससे मेरे पास लोड पे जो वोल्टा है वो वही की वही बनी रहती है। लोड की वोल्टा में परिवर्तन नहीं आता, यानी जो भी परिवर्तन है उसका विपरीत परिवर्तन किस में हो जाता है, जेनर में हो जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। तो लोड धारा को अगर हम देखें तो इसका मतलब लोड धारा, चूंकि वही जो जेनर डायोड के सिरे हैं वही लोड के सिरे हैं, तो इसलिए मैं लोड में बहने वाली धारा का मान क्या लिख सकती हूँ, VZ/RL के बराबर लिख सकती हूँ। और जेनर में बहने वाली धारा कितनी होगी, क्योंकि यहाँ नोड है तो इस नोड पर धारा का डिवीजन होगा। तो जो I धारा है वो किसके बराबर होगी, IZ प्लस IL के बराबर होगी। या IZ का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा I - IL, जहाँ I का मान क्या हो जाएगा, VI/RL, और इस I का मान क्या है, IL का VZ/RL। तो इस स्थिति में IZ को मैं क्या लिख सकती हूँ, VI - VZ/RL के बराबर। और दूसरी कंडीशन स्थिरीकरण की क्या है कि जो जेनर में से बहने वाली धारा है वो जेनर की मैक्सिमम धारा से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और वो कम, हम इतनी सामान्यतः इतना सुरक्षित हम काम करते हैं कि वो मैक्सिमम धारा का सिर्फ कितने % लिया जाता है, 20% ही रखा जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो IZ का मान है वो I - IL है, अभी हमने देखा। और I का मान हमने देखा कि आपके पास होता है VI/RL, और VI को हम क्या लिख सकते हैं, VM/RS प्लस RL के बराबर। यहाँ पर वोल्टा का जो मान है वो मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, VM हो सकता है। तो जो अगर, क्योंकि आपके पास जो इनपुट आ रही है वो AC आ रही है, और AC में जो इनपुट का जो मैक्सिमम मान है वो कितना है, VM, और जो हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं वो RL के अलावा RS भी लगाया है, इसलिए वोल्टा को सीधे VI/RL की बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ, VM/RS प्लस RL भी लिख सकती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था। और IL को लिख सकती हूँ VZ/RL। तो इससे हम IZ का मान निकाल सकते हैं। तो IZ का मान, इसका मतलब अगर लोड धारा में जो कमी हो रही है और लोड वोल्टा में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं, हम नहीं चाहते हैं अगर, तो लोड वोल्टा में जो परिवर्तन हो सकता है उस परिवर्तनों को भी रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो IZ की वृद्धि से हो सकते हैं। तो उस IZ की वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, RL के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगा देते हैं, जिसे हम RS कह रहे हैं, जैसा कि हमने परिपथ में लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये RS का उपयोग क्या है कि ये IZ में होने वाली वृद्धि को रोकता है अगर लोड प्रतिरोध में कमी आ रही है किसी वजह से, तो इसलिए हमने यहाँ RS को उपयोग में लिया है। तो RS का मान क्या होगा, VI - VZ/I, और I क्या होता है, IL प्लस IZ। IZ का मान क्या रख रहे हैं, 0.2 IZ मैक्सिमम। तो ये दोनों हमारे पास प्रतिबंध है जिसका उपयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जेनर डायोड से वोल्टा स्थिरीकरण कर सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़ और ये आती है कि अगर लोड धारा अधिक हो रही है तो जेनर की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और
जितनी अधिक धारा बढ़ेगी उतना हमें जेनर वोल्ट जो लोड पे वोल्टता को कंट्रोल करना है वो मुश्किल होता जाता है। तो इसलिए अधिक लोड धारा के लिए जेनर की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डायोड रेजिस्टेंस से भी निर्गत वोल्टता में अल्प परिवर्तन होते हैं। और यही वजह है कि आपके पास हम जेनर डायोड जो है वो केवल कम दिष्ट निर्गत वोल्टता वाले नियंत्रकों में ही काम में लेते हैं। अधिक वोल्टता अगर मुझे चाहिए दिष्ट वोल्टता, तो उसके लिए जेनर डायोड के जो नियमन के परिपथ है वो उपयोगी नहीं है। हालांकि हम ये कर सकते हैं कि अधिक वोल्टता नियमन के लिए एक डायोड की बजाय 2 जेनर डायोडों का उपयोग किया जाए, और इसीलिए एक रेजिस्टेंस की बजाय कितने रेजिस्टेंस उपयोग में लाए जाएं, 2। तो इस तरह से हम जेनर डायोड से वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करते हैं। अब हमारा अगला जो परिपथ है वो है वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। यानी कि आपके पास क्या है ये परिपथ, ये संधारित्रों और डायोडों से युक्त वो परिपथ हैं जो प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान Vm के गुणक के रूप में हमें निर्गत दिष्ट वोल्टता देते हैं। यानी इनपुट तो मेरी AC थी, लेकिन चूंकि डायोड लगे हुए हैं इसलिए आउटपुट क्या मिलेगा, DC मिलेगा। लेकिन किस रूप में मिलेगा कि जो इनपुट मैंने दी वो Vm के उसका मैक्सिमम मान कितना था, Vm था, और जो आउटपुट डिस्ट वोल्टता मुझे मिल रही है वो उसके गुणकों के रूप में मिल रही है। यानी कि या तो 2Vm मिलती है या 3Vm मिलती है या 4Vm मिलती है, डिपेंड करता है कि हमने संधारित्र और डायोडों के किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो इस प्रकार से संधारित्रों और डायोडों की कॉम्बिनेशन का जो परिपथ बनता है उसके द्वारा वोल्टता को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लिकेशन, इनपुट का जो मैक्सिमम मान है उसका मल्टीप्लाई के रूप में मुझे आउटपुट मिलता है। तो इसलिए ये सर्किट क्या कहलाते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, निवेशी कौन सी थी, AC थी, लेकिन निर्गत कौन सी मिली, दिष्ट मिली। और कैसी मिली, मल्टीप्लाई होके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने यूज़ किए हैं डायोड और कितने यूज़ किए हैं कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सर्किट ले रहे हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर का, वो है हाफ वेव वोल्टेज डबलर का सर्किट। तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ हमने ये कैपेसिटर लगाया है, यहाँ से रिवर्स बायस में यहाँ हमने डायोड लगाया है, ये दूसरा डायोड है, यहाँ कैपेसिटर, यानी 2 डायोड और 2 ही कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब धनात्मक वोल्टता यहाँ पर लगेगी पॉइंट B पर, क्योंकि मैंने इसको रिवर्स बायस में रखा है, तो यहाँ प्लस और माइनस होगा तो ये रिवर्स बायस होगा। लेकिन अगर ये सेकेंड हाफ में ये माइनस और ये प्लस हो जाए तो ये B पर प्लस वोल्टता आते ही डायोड D1 क्या हो जाएगा, अग्रबायसित हो जाएगा। और अग्रबायसित होने से इसमें से होकर धारा बहेगी तो C1 का क्या होगा, आवेशन होगा। और कुछ चक्रों बाद ये जो C1 पर वोल्टता कितनी हो जाएगी, Vm के बराबर हो जाएगी। अब A पर कौन सा जब नेगेटिव साइकिल आया, यानी कि यहाँ पर ये A पे नेगेटिव था, B पे पॉजिटिव था, तो ये डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस में था। अब दूसरा साइकिल जब इस प्रकार आता है कि जब A पर क्या लगती है, धनात्मक वोल्टता लग जाती है और B पर क्या लग जाती है, ऋणात्मक, तो डायोड कौन सी बायस में हो जाएगा, B पर ऋणात्मक लग रही है और A पर धनात्मक वोल्टेज लगती है, तो डायोड जो D1 है वो क्या हो जाता है, आपके पास पश्च बायसित हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में डायोड D2 क्या हो जाता है, अग्रबायसित हो जाता है। तो चूंकि C1 Vm तक चार्ज हो चुका है और इनपुट से भी Vm आ रही है, तो इस डायोड से होकर C2 की जो आपके पास चार्जिंग है वो कितनी वोल्टता तक हो जाती है, 2 Vm तक। तो इसलिए RL पर जब हम नापन करते हैं तो हमें वोल्टेज कितनी मिलती है, 2 Vm के बराबर मिलती है। तो इस प्रकार से जो ये सर्किट है ये क्या करता है, वोल्टेज को डबल करता है। यानी एक बार इससे काम हो रहा है और यानी कुछ चक्रों बाद, यानी एक बार तो एक चक्र में तो ये आपके पास हम कहें तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है और दूसरे चक्र के बाद ये फॉरवर्ड बायस में आता है। लेकिन इन 2 चक्रों के पूरा होने पर अगर हम एक फर्स्ट साइकिल इसका माने और एक फर्स्ट साइकिल इसका मान लें तो एक चक्र में ये कोई 2 Vm नहीं हो जाता। इसके लिए कुछ चक्र पूरे करने पड़ते हैं, तब जाकर C2 का आवेश किस में होता है, 2 Vm तक इसका आवेशन होता है। अब हम देखते हैं फुल वेव के लिए डबलर की। तो फुल वेव में हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि हम दोनों डायोड लगाएंगे। और किस तरह से लगाते हैं, वही कॉम्बिनेशन वही है, 2 डायोड हैं, 2 कैपेसिटर है, लेकिन कैसे लगाए गए हैं इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जब पॉजिटिव साइकिल आया किस पर, ये पॉइंट को हम यहाँ नाम दे देते हैं A और B। तो इसको समझने के लिए हम नाम दे रहे हैं A और B। तो जब A पर पॉजिटिव साइकिल लगता है
तो डायोड D1 अग्रबायसित होता है और C1 की चार्जिंग कहाँ हो जाती है, Vm तक हो जाती है। दूसरे अर्ध चक्र में आपके पास डायोड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज लग रही है, A पर पॉजिटिव लग रही है, A पर नेगेटिव लग रही है, B पर पॉजिटिव, क्योंकि पहली बार में कौन सी लगी, A पे पॉजिटिव लगी, तो डायोड D1 अग्रबायसित हो गया और ये कौन सा हो गया, D2 पश्चबायसित। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है, आपके पास यहाँ नेगेटिव लग जाती है, यहाँ पॉजिटिव लगती है, तो पॉजिटिव लगने से D2 किस में आ जाता है, अग्रबायस में हो जाता है। और इसकी जो आपके पास अब जो है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लग गई है वोल्टेज, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर आपके पास जो है ये डायोड कौन सी उसमें बायस में आ जाता है, अग्रबायस में आ जाता है। तो अग्रबायस में आने से इसकी भी चार्जिंग क्या हो जाती है, Vm तक। तो दोनों Vm, यानी कि यहाँ पे वोल्टा कितनी मिलती है मुझे, ये Vm प्लस Vm मिला के कितनी मिलती है, क्योंकि इन दोनों को श्रेणी क्रम में मानते हुए वोल्टेज निकालते हैं, तो वोल्टेज मुझे कितनी मिलती है, 2Vm के बराबर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण तरंग वोल्टा गुणक काम करता है। तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ हम देखें तो यहाँ पर अब आपके पास अब तीसरा सर्किट है मेरे पास, वोल्टेज ट्रिपलर का सर्किट। इसमें अगर हम देखें तो 3 कॉम्बिनेशन, 3 डायोड हैं और 3 ही कैपेसिटर लगाए गए हैं। तो पहले में जब आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मैंने जोड़ा हुआ है, पहले रिवर्स बायस जोड़ी हुई है, तो जब A पर नेगेटिव लगता है, B पर पॉजिटिव लगता है, तो डायोड D1 और D3 किसमें आ जाते हैं, फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं। तो पहले चक्र में हम कहें तो D3 पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो D3 पहले साइकिल की हम बात करें, फर्स्ट साइकिल की, तो ये D1 फॉरवर्ड बायस में आया, तो इससे होकर चूँकि फॉरवर्ड बायस में आता है, इस पर नेगेटिव जब लगता है, ये बात ध्यान रखें, जब B पर नेगेटिव लगेगा तो इस सर्किट में चूँकि डायोड मैंने इस तरह से लगाया है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड साइकिल में, जिसको हम कहते हैं सेकंड हाफ साइकिल, फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में A नेगेटिव हो जाता है, B पॉजिटिव हो जाता है। तो B पॉजिटिव होते ही डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में होएगा तो ये C1 की जो चार्जिंग है वो Vm तक हो जाएगी। अब दूसरी साइकिल में जबकि आपके पास यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, जब B नेगेटिव है तो डायोड D2 किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया है। अब जो D फॉरवर्ड बायस में आ गया है तो ये Vm तक चार्ज हो ही चुका है, तो डायोड D2 के थ्रू होकर C2 की चार्जिंग कितने तक हो जाती है, 2Vm तक हो जाती है। अब तीसरी बार पुनः आपके पास यहाँ पर B पर जब पॉजिटिव साइकिल आता है, B पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगता है, तो डायोड D1 और D3 किस में हो गए, फॉरवर्ड बायस में हो गए। तो इस स्थिति में ये D2 कौन सी बायस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो इस स्थिति में चूंकि इसकी चार्जिंग 2Vm तक हो चुकी है, तो डायोड D3 के होके जो C3 की चार्जिंग है वो भी कितने तक हो जाती है, 2Vm तक हो जाती है। अब हमने क्या किया है कि C1 और C3 को श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं दोनों संधारित्र, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या लगा दिया है, RL लगा दिया, लोड लगा दिया है। तो 2Vm की चार्जिंग C3 की हुई, C1 की चार्जिंग Vm तक हुई, इसलिए लोड पर चार्जिंग लोड पर जो पोटेंशियल मिलता है वो कितने का मिल जाता है, 3Vm के बराबर मुझे मिल जाता है। ये ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ C2 के अक्रॉस लगा दूंगी अपना लोड को, तो मुझे वोल्टेज ट्रिपलर ना मिलकर क्या मिलेगा, वोल्टेज डबलर ही मिलेगा, क्योंकि C2 पर वोल्टेज कितनी है, 2Vm के बराबर है। तो इसका मतलब इस बात पे भी निर्भरता है कि आपने लोड कहाँ लगाया है, आउटपुट का मापन आप कहाँ कर रहे हैं। इसको और समझने के लिए हम एक परिपथ आपको दिखा सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया है कि मान लो कि आपके पास हमने ये परिपथ की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमने मान लिया कि ट्रिपलर को मैं एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया ये सर्किट पुनः से कि D1 और डायोड D3 एक ही पोलैरिटी में लगे हुए हैं, D2 की पोलैरिटी अलग है। यानी कि अगर हमने वेव को इस तरह से लगाया कि पहले नेगेटिव साइकिल इस पर लगता है, मान लो कि नेगेटिव साइकिल मेरा जो फर्स्ट साइकिल मैंने क्या माना है वो नेगेटिव मान लिया है, नेगेटिव साइकिल पहले लगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया है ये सिरा, और ये सिरा पॉजिटिव हो गया है। तो A सिरा आपके पास नेगेटिव है और B सिरा आपके पास क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो जैसे ही B सिरा आपका पॉजिटिव होगा, तो B सिरा पॉजिटिव होते ही डायोड D1 और D3 किस में आ जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। और फॉरवर्ड बायस में आप जानते हैं कि डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो धारा अत्यधिक बहेगी। तो अत्यधिक बहते तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये क्या हो गए हैं, डायोड D1 और D3 शॉर्ट सर्किट हो गए। और डायोड D2 चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगता है, इसलिए डायोड D2 किस में होता है, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड में से होकर कोई धारा नहीं बह सकती है, और धारा नहीं बह सकती है तो इसलिए हम डायोड D2 को क्या मान सकते हैं, ओपन सर्किट। तो इसलिए सर्किट को मैं कैसे दिखा सकती हूँ अब,
इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं दिखाऊं फर्स्ट नेगेटिव साइकिल के लिए, जो कि मेरा पहला ही लग रहा है, तो उसमें अगर मैं देखूं तो इसका मतलब डायोड D1 क्या हो गया आपके पास, शॉर्ट सर्किट। तो ये मैंने जुड़ा हुआ दिखा दिया, डायोड को हटा दिया है। यहाँ भी डायोड D3 भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो ये लाइन जुड़ी हुई दिखा दी है। और डायोड D2 क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो ये ओपन हो गया, तो यहाँ से कोई धारा नहीं बह रही है। तो फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, तो चूंकि यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से धारा बह रही है, और धारा बह रही है तो VC1 कितना 1 हो जाता है, VM के बराबर, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी वोल्टता है वो कहाँ पेयर हो जाएगी, C पर लग जाएगी। तो इसलिए VC1 का मान क्या होगा, VM के बराबर, यानी C1 कैपेसिटर C1 की चार्जिंग कितने तक हो जाएगी, इनपुट धारा के मैक्सिमम मान तक। अब दूसरा हमने मान लिया कि इस पर क्या लगा, पॉजिटिव साइकिल लगा। अब पॉजिटिव साइकिल कैसे लगता है कि पॉजिटिव साइकिल जब लगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया ना। अब क्योंकि ये वाला साइकिल जब आ रहा है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा A पॉइंट, और B पॉइंट क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तब जब A पॉइंट आपके पास जब पॉजिटिव बनेगा तो डायोड D1 और D3 किस में आ जाएंगे, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में आने का मतलब होता है कि क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको क्या दिखा दिया है, ओपन सर्किट दिखा दिया है। और डायोड D2 क्या आ जाएगा, क्योंकि A पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगते ही डायोड मेरे पास जो D2 है वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का आने का मतलब शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट दिखाया। अब यहाँ पर जो सर्किट पूरा हो रहा है, ये वाला सर्किट पूरा हो रहा है, तो इस सर्किट में अगर मैं किरचॉफ का नियम लगाऊंगी तो VI, ये इसकी चार्जिंग कितने तक हो रही है, VC2 तक, VM तक हो रही है। तो VI प्लस VM माइनस, क्योंकि यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हूँ, यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हूँ कैपेसिटर में, लेकिन इस कैपेसिटर में मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही हूँ, इसलिए माइनस VC2। तो VC2 का मान कितना हो जाएगा, VI प्लस VM, यानी VI कितना था मैक्सिमम मान इसका, VM के बराबर। तो इसलिए VM प्लस VM यानी कि 2M के बराबर किसकी चार्जिंग हो जाएगी, C2 तक हो जाएगी। अब सेकंड का पुनः माइनस साइकिल, ये वाला वापस से आया। अब वापस से आया तो वापस से यहाँ पर D1 और D3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, तो शॉर्ट सर्किट मानेंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट बना दिए। और D2 किस में आ जाएगा, ओपन सर्किट में। तो अब ओपन सर्किट मुझे वोल्टता कहाँ निकालनी है, C3 पर। तो इस सर्किटों को अगर मैं देखूं तो अब यहाँ पर इस सर्किट में ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो इस पर तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ इसकी जो चार्जिंग है C2 की वो 2VM तक हो चुकी है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि C3 की चार्जिंग क्या होगी, 2VM तक होगी, यानी VC3 का मान कितना होगा, 2VM तक होगा। तो इस तरह से हम डायोड्स के मल्टीप्लायर सर्किट को समझ सकते हैं कि किस तरह से मेरे पास डायोड्स का जो मल्टीप्लायर सर्किट है वो काम करता है। तो ये हमने ट्रिपलर के लिए देखा, इसी तरह आप डबलर के लिए भी देख सकते हैं और क्वाड्रपुलर के लिए भी, सर्किट के लिए भी देख सकते हैं, जिसमें वोल्टता 2 गुणी हो। ये तो सर वो था जिसमें वोल्टता हमने क्या देखी थी, 3 गुना हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हम जो नापते हैं रेजिस्टेंस वो कहाँ लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस को C1 और C3 के अक्रॉस लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज ट्रिपलर होकर मिलती है, क्योंकि VM प्लस 2VM मतलब 3VM के बराबर मिलती है। तो इस तरह से हम वोल्टेज के मल्टीप्लायर सर्किट को समझ सकते हैं। धन्यवाद।